हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। आज का वीडियो बायोमोलिकुल्स पे है जो 12th के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड में इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, और जेईई मेन और नीट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बायोमोलिकुल्स वो इनफ है। बोर्ड में तो कम्प्लीटली उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, बट जेईई मेन और नीट जेईई एडवांस में भी वही थ्योरी है। हाँ, जेईई मेन और जेईई एडवांस में क्वेश्चन करता क्या है कि थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कनेक्ट कर देता है। तो इस वीडियो में पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कवर करूँगा, एक तरह से कोशिश करूँगा पूरा बायोमोलिकुल्स को एक साथ बना दूँ। राइट, चलिए देखिए। बायोमोलिकुल्स पहले होता क्या है। बायोमोलिकुल्स उस कंपाउंड को बोलते हैं जो कंपाउंड लाइफ सेविंग केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। मीन्स ह्यूमन मीन्स एनिमल और प्लांट में जो कंपाउंड एनिमल प्लांट के एग्जिस्टेंस में जो कंपाउंड मेन रोल प्ले करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा होता है एमिनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में एनिमल हो मीन्स आदमी हो, एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें मेन जो एनर्जी स्टोरेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। मीन्स जो भी एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। और एमिनो एसिड्स से बनता है प्रोटीन। मीन्स बॉडी के किसी भी एनिमल बॉडी के लिए स्ट्रक्चर जिससे बनता है वो प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। राइट। आगे चलकर पढ़ेंगे डीएनए आरएनए भी, वहाँ भी वो भी प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक हमारा एमिनो एसिड्स है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह। और एक कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स है। मीन्स पूरे के पूरे बायोमोलिकुल्स को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स एंड दूसरा अमीनो एसिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो हमारा पहले का कॉन्सेप्ट था, नेम से क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स ऐसा कंपाउंड जो कार्बन का हाइड्रेट हो। तो हम लोग मानते थे पहले कि कार्बोहाइड्रेट वह कंपाउंड है जो कार्बन का हाइड्रेट है, जिसका जनरल फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, मीन्स CxH2O का होल वाई। मीन्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है इस फार्मूला को जनरल फॉलो करते हैं, इसलिए इनका नेम कार्बोहाइड्रेट्स बोला गया। जो इनका जनरल फॉर्मूला हुआ CX मीन्स कार्बन और H2O मीन्स हाइड्रेट वाटर। तो मीन्स हमारे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी रहता है और कुछ H2O रहता है। मीन्स हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन का हाइड्रेट है। लेकिन और इस फॉर्मूला को सपोर्ट किया बहुत सारा कॉमन जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है, इस सब का ऐसा जनरल फार्मूला होता है। जैसे C6H12O6 ये हमारे ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला होता है, और इस फार्मूला को हम लोग इस फॉर्म पे जो जनरल फॉर्म है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे C6 एंड H2O का होल 6। तो यह फार्मूला देखकर ऐसा लगता है कि हमारा ग्लूकोज फ्रुक्टोज कार्बन का ही हाइड्रेट है। हाइड्रेट बोलते हैं किसी कंपाउंड में वाटर अगर प्रेजेंट रहता है एज ए फॉर्म ऑफ वाटर तो उसको हाइड्रेट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल भी, एडिशन ऑफ वाटर टू ए कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कि वो हाइड्रेट होता है। तो इस फार्मूला से हम लोग को मिसलीड करता है फार्मूला, जिस फार्मूला की वजह से लगता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन का हाइड्रेट है। फिर सुक्रोज हमारा है, ये भी कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जिसको शुगर बोलते हैं, चीनी। C12H22O11 इसको भी हम लोग इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। C12H2O का होल 11 ये भी कार्बन का हाइड्रेट फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन एक और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे हैमनोज है, इसका C6H12O5 होता है जनरल फार्मूला, इसका फार्मूला होता है C6H12O5। इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कार्बन तो 6 हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ पे H2O का कोई फॉर्म ऐसा नहीं होगा। मीन्स हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इस हैमनोज के फॉर्मूला को। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं सब के सब कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने क्या देखा कि बहुत सारे दूसरे ऐसे कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड हमारा है, यह एसिड है एसिटिक एसिड। लेकिन इस एसिड को भी हम लोग कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देख लो
इस एसिटिक एसिड में कार्बन कितना है, 2 है, कार्बन 2 H2O2 देख लो, हो गया 2 कार्बन, H2O2 का होल 2 मीन्स 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया। मीन्स हम लोग एसिटिक एसिड को भी इस फार्मूला में मीन्स कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे फाइनली क्या आया कि बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे दूसरा कंपाउंड्स है जिसको हम लोग कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन का हाइड्रेट नहीं है। यह हमारा ओल्डर कॉन्सेप्ट था जो अब करेक्ट नहीं है पूरी तरह से। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का वो यह है। मॉडर्न डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स का है वो यह है, कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स वह कंपाउंड है जो पॉलीहाइड्रोक्सी आइदर एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और नहीं तो कीटोन है। ये हमारा है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, और ये है फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज, दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसमें आप देख रहे हो कि यह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और बहुत सारा OH लगा हुआ है। यह हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और बहुत सारा OH लगा हुआ है। तो मॉडर्न डेफिनेशन है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का। मीन्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, मीन्स OH भी होगा, या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा OH के साथ, नहीं तो क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा, और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप देख लो यहाँ पे हमारे ग्लूकोज के पास ये सब के सब एसिमेट्रिक कार्बन है। ये सिमेट्रिक कार्बन वह कार्बन होता है जिस कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से लगा हो। ये भी सिमेट्रिक है, OH लगा, H लगा है, CHO लगा और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप लगा है, चारों डिफरेंट है। यह कार्बन में भी एक H लगा है, एक OH लगा है, एक यह ग्रुप लगा है, एक ग्रुप लगा है, ये दोनों चारों डिफरेंट है। मीन्स हमारे ग्लूकोज के पास भी 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, सब के सब कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन होने की वजह से ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फ्रुक्टोज भी हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, आप देख रहे हो, इसके पास भी ये सब एसिमेट्रिक कार्बन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डिफरेंस हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, एंड साथ में क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। यह हमारा मॉडर्न डेफिनेशन है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के ऐसे कई सारे टाइप्स हैं, बट सबसे पहला टाइप हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को जो डिफाइन करते हैं वो होता है टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स। हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं। तो पहला इसमें टाइप होता है
मोनोसेचुराइड्स है। वैसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे वैसे उसको उसके टाइप को डिफाइन करते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं, मीन्स उसको जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होकर के स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद, हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या हुआ, किसी कंपाउंड को जब हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो बोलते हैं कि उस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस में वो कंपाउंड भी ब्रेक होता है और वाटर भी ब्रेक होता है। तो हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग हुआ किसी कंपाउंड को वाटर के हेल्प से ब्रेक करना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग इसी बेसिस पे टाइप डिफाइन करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है मोनोसेचुराइड्स। मोनोसेचुराइड्स। अब ये मोनोसेचुराइड्स क्या है, सेचुराइड्स कहां से आया, तो सेचुराइड जो होता है सेचुराइड का मतलब होता है स्वीट। एक्चुअल में सेचुराइड आया ग्रीक के हमारे सेचुरन वर्ड से, इसका मतलब होता है स्वीट। तो उससे से आ गया सेचुराइड्स का मतलब होता है स्वीट्स, इसी से आ गया सेचुराइड्स। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को सेचुराइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो मतलब स्वीट टेस्ट में होता है। जैसे हमारा ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, हमारा हेमनोज है, फिर सुक्रोज है, शुगर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, माल्टोज है, लैक्टोज है। ये सब जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्वीट टेस्ट में होते हैं, उनका टेस्ट मीठा होता है, इसलिए हम लोग उनको सेचुराइड्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम सेचुराइड्स है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट। बहुत सारा ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट्स नहीं होते हैं, बट मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जो है स्वीट टेस्ट में होते हैं। इसकी वजह से हम लोग उनको सेचुराइड्स बोलते हैं और उस सेचुराइड की वजह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सेचुराइड्स भी बोलेंगे। और इनका पहला टाइप है मोनोसेचुराइड्स। मोनोसेचुराइड्स उस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जिस कार्बोहाइड्रेट का फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है। मीन्स मोनोसेचुराइड्स can't produce a smaller carbohydrates on hydrolysis। मोनोसेचुराइड्स वह है जिस कार्बोहाइड्रेट्स का फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है वो अब फर्दर वाटर से रिएक्शन करके छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं ब्रेक हो सकता है, उसको बोलते हैं मोनोसेचुराइड्स। मतलब मोनोसेचुराइड्स हमारे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट है, राइट। जिस तरीका से कोई एलिमेंट है, एलिमेंट में उसका बहुत सारा आइटम्स रहता है, एलिमेंट एक तरह से एटम का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एटम को हम लोग एटम के फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। एटम हमारे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। उसी तरीका से हमारा मोनोसेचुराइड्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा यूनिट है। तो मोनोसेचुराइड्स का डेफिनेशन हुआ कि मोनोसेचुराइड्स can't break into a smaller sacharides, a smaller carbohydrates after hydrolysis। और सिंपली भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ मोनोसेचुराइड्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज मोनोसेचुराइड्स आर ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कॉमन जो हमारे मोनोसेचुराइड्स हैं, इनके एग्जांपल जो है कॉमन मोनोसेचुराइड्स, वो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लाइकोज है, इनका भी फॉर्मूला यही होता है। इसके अलावा हमारा राइबोज है, हेमनोज है, राइबोज है, हेमनोज है, जाइलोज है, मीन्स बहुत सारा हमारा जाइलोज है, अल्ट्रोज है, इटीसी। मीन्स ये सब हमारे मोनोसेचुराइड्स है। जनरली 20 मोनोसेचुराइड्स होता है जो नेचुरली अकरिंग रहता है। तो ये हमारे मोनोसेचुराइड्स है। ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, इनको फर्दर आप छोटे कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं कर सकते हो। मीन्स हमारा ग्लूकोज टूट करके छोटा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। ग्लूकोज जब टूटेगा तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन होता है, मोनोसेचुराइड्स। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद होता है हमारा ओलिगोसेचुराइड्स। ओलिगोसेचुराइड्स सेकंड टाइप है ओलिगोसेचुराइड्स।
ओलिगोसेचराइड्स। ओलिगोसेचराइड्स किसको बोलते हैं? अगर कोई कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होकर के 2 से लेकर के 10 मोनोसेचराइड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं हम लोग ओलिगोसेचराइड्स, राइट। मीन्स इफ ए carbohydrate produces 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis, then carbohydrate is called oligosaccharides. As for example, हमारा सुक्रोज हमारा C6C12H22O11 जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, ये हाइड्रोलाइज होकर के, इसका जो हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइज होकर के प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमारा सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर के 2 मोनोसेचराइड्स प्रोड्यूस करता है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेचराइड्स। लेकिन अगर 2 प्रोड्यूस करेगा तो उसका नेम हो जाता है स्पेशल डाइसेचराइड्स। उसका नेम क्या हो जाएगा? डाइसेचराइड्स। तो हमारा सुक्रोज है डाइसेचराइड्स के एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज मिलता है हमारा मिल्क में। लैक्टोज मिल्क शुगर भी कहा जाता है, ये लैक्टोज है, मिल्क में मिलता है। माल्टोज है जो फूड ग्रेन्स में मिलता है और जूस में मिलता है, फ्रूट जूस में मिलता है माल्टोज हमारा। तो सुक्रोज डाइसेचराइड्स है, माल्टोज भी डाइसेचराइड्स है, लैक्टोज भी डाइसेचराइड्स है। ये सब के सब डाइसेचराइड्स है। मीन्स ये सबको हाइड्रोलाइसिस करेंगे जब हम लोग तो हमें 2 क्या मिलेगा? मोनोसेचराइड्स। तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस से 2 मोनोसेचराइड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उस कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे हम लोग डाइसेचराइड। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस से 3 मोनोसेचराइड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलेंगे ट्राइसेचराइड्स। अगर 4 मोनोसेचराइड्स प्रोड्यूस हो रहे तो बोलेंगे टेट्रासेचराइड्स। 5 प्रोड्यूस हो तो बोलेंगे पेंटासेचराइड्स एंड सो ऑन। मीन्स अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस से 2 से लेकर के 10 मोनोसेचराइड्स अगर प्रोड्यूस होगा मोनोसेचराइड्स तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोसेचराइड्स एक साथ, राइट। हमारे ओलिगोसेचराइड्स में कॉमन होता है हमारा यही डाइसेचराइड्स, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसके अलावा हमारा है तीसरा जो टाइप इसका है वो है पॉलीसेचराइड्स। सेचराइड्स नेम से क्लियर है। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइसिस से 10 से ज़्यादा मोनोसेचराइड्स प्रोड्यूस होगा तो उस कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे पॉलीसेचराइड्स, राइट। इसका एग्जाम्पल है हमारे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, गम्स, ETC। ये सब हमारा पॉलीसेचराइड्स के एग्जाम्पल है। अब पॉलीसेचराइड्स के एग्जाम्पल है सब कुछ, मीन्स से स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेंस, गम्स, ETC। अब स्टार्च और सेलुलोज क्या होता है? ये 2 इंपॉर्टेंट मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी स्टार्च और सेलुलोज। तो हम लोग स्टार्च बोलते हैं, वो आगे पढ़ाऊंगा भी स्टार्च होता क्या, लेकिन मोटा मोटी तौर पे समझ लो। किसी भी कोई भी फूड ग्रेन्स जो हमारा होता है वो सब स्टार्च है। और जो किसी भी क्रॉप्स का या प्लांट का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो सेलुलोज है। मिसाल के तौर पे गेहूं अगर है तो गेहूं का जो पौधा का जो फल होता है, गेहूं जो हम लोग खाते हैं वो स्टार्च है। और जो गेहूं का भूसा होता है जो गाय खाती है वो सेलुलोज है। किसी भी कोई भी पेड़ है, पेड़ का जो तना है वो सेलुलोज है।
और पेड़ पे जो फल लगता है वो क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च और सेलुलोज हमारा दो कॉमन फॉर्म है मतलब पॉलीसेचराइड्स का। अब यहाँ पे एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ हमारे जितने भी मोनोसेचराइड्स होते हैं, मोनोसेचराइड्स स्वीट टेस्ट में होते हैं, डाइसेचराइड्स जो हमारे हैं उनका भी टेस्ट स्वीट होता है, इसलिए उन सबको हम बोलते हैं कि वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, इसलिए उनको शुगर बोला जाता है। लेकिन जो हमारा पॉलीसेचराइड्स होता है, पॉलीसेचराइड्स का टेस्ट स्वीट नहीं होता है, इसलिए पॉलीसेचराइड्स को हम बोलते हैं नॉन शुगर। जितने भी हमारे पॉलीसेचराइड्स हैं, पॉलीसेचराइड्स इनको हम बोलते हैं नॉन शुगर बोलते हैं, शुगर नहीं बोलते, क्योंकि उनका टेस्ट मीठा नहीं होता। जैसे आप शुगर जो आप खाते हो उसका टेस्ट तो मीठा होता ही है, ग्लूकोज फ्रूक्टोज ये सब तो टेस्ट में मीठा होता ही है। ऐसे पूरी दुनिया में जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा मीठा होता है फ्रुक्टोज। मोनोसेचराइड जितना भी है उसमें सबसे ज़्यादा स्वीट टेस्ट होता है फ्रुक्टोज का। अब लेकिन जो हमारे पॉलीसेचराइड जैसे हमारे गेहूँ है, गेहूँ का जो आटा है वो मीठा तो होता नहीं है। आप बोलोगे कि रोटी को बहुत चबाने में मीठा, तो रोटी को बहुत च्वी करते हो तो जो मिठास डेवलप होता है वो आपके जो भी मतलब सलाइवा होता है, मुंह का जो लार रहता है उससे डेवलप होता है, वो भी बहुत कम। अगर गेहूं का आटा ही मीठा रहता तो उस गेहूं के आटा से मिठाई बनाने के लिए, जलेबी बनाने के लिए मैदा में हम लोग मैदा का जलेबी जो बनाते हैं तो उसको चीनी के जो चाशनी होता है उसमें क्यों डालते हैं? अगर मीठा रहता तो डायरेक्टली हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारा पॉलीसेचराइड्स होता है उसका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन शुगर बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारा जो पॉलीसेचराइड्स है उनको हम लोग नॉन शुगर बोलते हैं। हम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट्स को एक और बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो हो गया हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे डिवीजन, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के रिडक्शन के बेसिस पे होता है। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट हमारे टॉलेंस रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स हमारे टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता है तो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, राइट। रिड्यूसिंग शुगर वह हुआ जो हमारे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस करता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वह हुआ जो हमारे टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा और अभी आगे इसको चीज़ को दिखाऊंगा भी कि जितने भी हमारे मोनोसेचराइड्स हैं सबके सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, मीन्स सबके सब हमारे का टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है। जो एल्डिहाइड करता है, टॉलेंस रिएजेंट से हम की हेल्प से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करते थे, तो हमारे सभी मोनोसेचराइड्स टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। जो हमारे डाइसेचराइड्स हैं उसमें भी सुक्रोज को छोड़ करके जितने भी हैं सब के सब हमारे टॉलेंस रेंज को रिड्यूस करते हैं, सबको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जैसे हमारा लैक्टोज हो, माल्टोज हो, ये सब के सब हमारे इस टॉलेंस रेंज को रिड्यूस करता है। लेकिन पॉलीसेचराइड्स जो होता है, पॉलीसेचराइड्स इस टॉलेंस रेंज को रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए पॉलीसेचराइड्स को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो एक डिवीजन ये भी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। अगर कोई टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है तो रिड्यूसिंग शुगर, नहीं करता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, जो हमारे पॉलीसेचराइड्स हैं एक तो इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, इसके लिए इनको नॉन शुगर बोलते हैं। साथ में एमॉर्फस होते हैं ये हमारे, एमॉर्फस सॉलिड हम लोग उसको बोलते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं रहता है, जबकि हमारे डाइसेचराइड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं। या इनसोलेबल भी होते हैं वाटर में, जनरली इनसोलेबल इन वाटर, मीन्स पॉलीसेचराइड्स एमॉर्फस भी होता है, इनसोलेबल होता है, जबकि हमारे डाइसेचराइड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, वाटर में सोलेबल भी होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को पता होना चाहिए। अब अगला टाइप कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अल्डोज, दूसरे को बोलते हैं कीटोज। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, फंक्शनल
ग्रुप के बेसिस पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड और कीटोन। मीन्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के पास या तो कीटोन होगा, वरना हाइड्रोक्सी तो दोनों में होगा, बट या तो कीटोन उसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, नहीं तो एल्डिहाइडिक होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। तो कीटोन वाला जो होगा उसको बोलेंगे कीटोज, और जिस कार्बोहाइड्रेट के पास एल्डिहाइड होगा फंक्शनल ग्रुप उसको बोलेंगे अल्डोज। मीन्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का डिवीजन ये भी कर लिए, कार्बोहाइड्रेट कीटोज होगा, दूसरा क्या होगा, अल्डोज होगा। जैसे हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो अल्डोज होता है क्योंकि इसके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रहता है। याद रखना है ग्लूकोज में जो OH लगा हुआ है थर्ड कार्बन, मीन्स ऊपर से नंबरिंग करें क्योंकि हम लोग नंबरिंग करते हैं सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो ऊपर से नंबरिंग होगा यहाँ पे। तो ऊपर से जो थर्ड कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका OH लेफ्ट में होगा, बाद बाकी सबका OH राइट में होगा। ये हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे। ऐसे मैं तुरंत अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कहाँ से आया। ये ग्लूकोज है, इसमें आप देख लो, यह ऊपर से नंबरिंग होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग ऊपर से क्यों होगा जी? जब किसी कंपाउंड के पास मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप रहता है तो नंबरिंग हम लोग सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग करते हैं, तो ऊपर से नंबरिंग होगा क्योंकि एल्डिहाइड OH से सुपीरियर है। तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे जो OH लगा हुआ है वो लेफ्ट में है, बाद बाकी सबका OH क्या है, राइट में है। ये हमारा अल्डोज का एग्जाम्पल है जो ग्लूकोज है। फ्रुक्टोज का एग्जाम्पल है CH2H, CH2H। यहाँ भी वही कहानी है, ऊपर से जो यहाँ पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है तो नंबरिंग ऊपर से ही होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देख लो थर्ड कार्बन जो है इसका OH लेफ्ट में है, बाद बाकी सबका OH क्या है, राइट में है। तो ये हमारा है फ्रुक्टोज जो कीटोज का एग्जाम्पल होता है, और ये है ग्लूकोज जो अल्डोज का एग्जाम्पल है। तो इस तरीका से कार्बोहाइड्रेट का ये टाइप हुआ, मतलब कीटोज और अल्डोज। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मोनोसेचराइड्स का प्रिपरेशन ऑफ मोनोसेचराइड्स। ओके, मोनोसेचराइड्स में हम लोग ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मोनोसेचराइड्स, प्रिपरेशन ऑफ मोनोसेचराइड्स का प्रिपरेशन। तो इसमें हम लोग सुक्रोज से करते हैं, सुक्रोज जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस, तो हमारा सुक्रोज ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, ये ब्रेक होकर के C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही होता है, ये हमारा है। तो एक तरीका यह है सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम लोग स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस से भी कर सकते हैं। मीन्स स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस भी हम लोग करके, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करके भी हम लोग ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्लूकोज। अब स्टार्च का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हमारा जो रहता है उसमें भी वाटर हम लोग ऐड करेंगे, वाटर ऐड ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्च से भी बना सकते हैं, हम लोग ग्लूकोज से भी हम लोग सुक्रोज से भी बना सकते हैं क्या, ग्लूकोज। तो ये हमारा प्रिपरेशन है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का प्रिपरेशन हो गया। अब उसका स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया C12O6 C6H12O6, ये हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, जो स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो स्ट्रक्चर आया कहाँ से। तो साइंटिस्टों ने बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करवाया और फिर जाकर के उस स्ट्रक्चर के बारे में पता चला।
जो भी स्ट्रक्चर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं, यह स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, यहाँ पे लगा हुआ है एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है और इसके थर्ड कार्ब पे OH लेफ्ट में है, बाद बाकी सब में OH राइट पे है। ये जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हम लोग राइट करते हैं, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आया कैसे, उसके मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 से आया कैसे। तो इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारा रिएक्शंस कराया गया और वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन इसको स्ट्रक्चर का सपोर्ट करता है। तो ये रिएक्शन सब NCERT में दिया हुआ है। मैं आपको फटाफट रिएक्शन बता दे रहा हूँ जो रिएक्शन इस स्ट्रक्चर का सपोर्ट करता है। तो ग्लूकोज का हमारा सबसे पहला जो रिएक्शन होता है, ग्लूकोज को हम लोग प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं HI से। पहला रिएक्शन HI से हम लोग प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग का मीनिंग क्या हुआ, बहुत देर तक ग्लूकोज को जब हीट किया गया तो नॉर्मल हेक्सेन बन गया, मींस यह हेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। एन हेक्सेन बन गया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हमारे इस स्ट्रक्चर का सपोर्ट कर रहा है। मीन्स ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर जो मैं लिखा हूँ, ये स्ट्रक्चर आया, इस ग्लूकोज को बहुत सारे कंपाउंड रिएक्शन कराया गया और रिएक्शन का जो कंक्लूजन आया उस कंक्लूजन के बेसिस पे हम लोग ये स्ट्रक्चर डेवलप किए ग्लूकोज का। अब मैं जो रिएक्शन बता रहा हूँ वो इस स्ट्रक्चर का सपोर्ट करेगा। तो पहला यहाँ पे रिएक्शन है कि हमारा ग्लूकोज को जब हम लोग प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हैं तो बहुत देर तक HI के प्रेजेंस को हीट किए तो हमारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में जी, एन हेक्सेन में। यह रिएक्शन क्या सपोर्ट कर रहा है, यह रिएक्शन बता रहा है कि हमारा ग्लूकोज का ऑल 6 कार्बन एक ही चेन में है। क्योंकि जब हम लोग HI से किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो कार्बन का जो चेन है उसमें चेंज नहीं होता है। HI करता क्या है, तो देखो जी, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हमारे एल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा और फिर HI हमारे अल्कोहल से रिएक्शन करता है और सभी OH की जगह पे क्या लगा देगा, आयोडीन लगा देगा। मीन्स पहले एल्डिहाइड को अल्कोहल बनाएगा और फिर अल्कोहल को आयोडो अल्केन बना देगा, सब में आयोडीन लगा देगा OH हटा करके। और HI रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर आयोडो अल्केन पर अटैक करके सभी आयोडीन को हटा करके H लगा देगा। मीन्स फाइनली इनको क्या बना देगा, अल्केन बना देता है। और अल्केन जो बनता है वो 6 कार्बन का अल्केन बनता है। इसका मीनिंग हुआ कि ग्लूकोज का ऑल 6 कार्बन एक ही चेन में है और यह रिएक्शन ग्लूकोज की इस स्ट्रक्चर का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो पहला रिएक्शन हुआ। अब सेकंड रिएक्शन, इसके बाद अगला रिएक्शन यह था कि ग्लूकोज को हम लोगों ने जब HCN से रिएक्शन कराया तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म हुआ जो एल्डिहाइड शो करता है, मीन्स ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ग्लूकोज को जब हम लोगों ने तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म हुआ, मीन्स CnOH ये फॉर्म हो गया, इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ये सेम रिएक्शन हमारा एल्डिहाइड देता है। तो ग्लूकोज का HCN के साथ जो एडिशन रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, यह रिएक्शन सपोर्ट कर रहा है कि ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ग्लूकोज के एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन। तो इस तरीका से CHO इस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को यह रिएक्शन सपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद अगला रिएक्शन, ग्लूकोज को जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया गया Br2H2O से, Br2H2O एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग है जो सॉफ्ट होता है ये। और एल्डिहाइड का एक्वस मीडियम में ऑक्सीडेशन बेहद आसान होता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एक्वस मीडियम में तो प्राइमरी अल्कोहल से भी इजी होता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो करता है क्या, ब्रोमीन वाटर ये CHO पार्ट को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको COH बना देता है। COH। तो ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज का, ये भी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का सपोर्ट कर रहा है।
क्योंकि ऑक्सीडेशन का मीनिंग हुआ कि पक्का हमारे ग्लूकोज के पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा, मीन्स एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो हमारा ब्रोमीन वाटर इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके CHO को COH बना देता है। ये सपोर्ट कर रहा है कि हमारे ग्लूकोज के पास क्या है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जब हम लोग इस ग्लूकोज को HNO3 से ऑक्सीडाइज कराए, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके प्रेजेंस में जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराए तो यह ऊपर वाले पार्ट को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, COH कर दिया, और नीचे वाला जो CH2H है इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया। तो यह रिएक्शन भी हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का सपोर्ट कर रहा है। मीन्स ये रिएक्शन भी बता रहा है कि ग्लूकोज के पास क्या है ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, नीचे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी ईजियर होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मीन्स ये स्ट्रक्चर भी हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का सपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों ही रिएक्शन भी इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। जब इसमें एक COH लग जाता है, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सेचेरिक एसिड, राइट। इसके बाद अगला रिएक्शन ये सपोर्ट करेगा कि हमारे ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप है। जब ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमारा है एसिटिक एनहाइड्राइड। ग्लूकोज को जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते, देखो क्या हुआ। एल्डिहाइड कीटोन में तुम सबको पढ़ना रहता है, एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन का जो अल्कोहल वाला पार्ट रहता है, यह इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो ये जो एसिटाइल पार्ट होता है आकर के कनेक्ट हो जाता है। मीन्स हमारा OH मीन्स अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड आपस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है जी, ईस्टर फॉर्म करता है। तो यहाँ पे वही कहानी होता है, जब इससे रिएक्शन कराया गया तो यह पार्ट जो है आकर के OH में लग गया, मीन्स यहाँ पे लग जाता है, इसका हाइड्रोजन इसमें लग जाता है और ये बन जाता है इस तरह से। मीन्स पेंटाएसिटेट फॉर्म हो गया। जो हमारा ग्लूकोज है CHOCOCH3 का होल 4, क्योंकि ये तो हमारा 4 है सब इस तरह से, ये होल 4 फॉर्म हो गया। साथ में एक और CH2H है यहाँ पे, OCOCH3। तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं पेंटाएसिटेट फॉर्म हो गया। इसका मीनिंग यह हुआ कि हमारे ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप होगा, 5OH ग्रुप होगा तभी तो हमारे 5 एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा और पेंटाएसिटेट फॉर्म करेगा। तो इस तरीका से यह रिएक्शन सपोर्ट कर रहा है कि हमारे ग्लूकोज के पास क्या है जी, ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप है। मीन्स जब हम लोग ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराए तो एसिटिक एनहाइड्राइड पेंटाएसिटेट फॉर्म कर दिया। इसका मीनिंग हुआ ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप है, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके ईस्टर फॉर्म करता है। तो इसके पास 5 अल्कोहलिक ग्रुप है, तभी पेंटाएसिटेट फॉर्म हुआ और यह रिएक्शन फाइनली सपोर्ट किया 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप का। और इस तरीका से सभी रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग मानते हैं कि यही हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, राइट। यह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। जिस तरीका से हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के लिए ये सब एक रिएक्शन करवाया गया, सिमिलरली हम लोग फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर के लिए भी यही रिएक्शन करवाए। और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी ये होता है CH2H CO, और ये हमारे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है और ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है।
और इन सब का ये दोनों स्ट्रक्चर का बेसिस क्या है, सब रिएक्शन जो भी मैं डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम लोग ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले, साइक्लिक फॉर्म से पहले, ये जो ग्लूकोज का हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है, इसके बारे में एक दो बातें और समझ लेते हैं अच्छे से। ग्लूकोज के पास टोटल एसिमेट्रिक कार्बन नंबर 4 है। फोर है, सब एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसके पास 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर कितना हो जाएगा, 2 to the power n मीन्स 2 to the power 4 मीन्स 16 हो जाएगा। क्योंकि यह मोलिकुल हमारा अनसिमेट्रिकल है, इसलिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर होगा 2 to the power n। ग्लूकोज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लूकोज एक ऑप्टिकल आइसोमर है, तो ऑप्टिकल जो आइसोमर होते हैं उसका नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग। पहले एक कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर होता था, ओल्डर नोमेनक्लेचर है, लेकिन अब तो हमारे पास आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ गया है, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग करते हैं, लेकिन ओल्डर नोमेनक्लेचर आज भी फैशन में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओल्डर नोमेनक्लेचर जो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का होता था, वो कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर मीन्स कैपिटल डी कैपिटल एल नोमेनक्लेचर ऑप्टिकल आइसोमर्स का। ग्लूकोज एक ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि इस ग्लूकोज के टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है 16, उसमें से एक फॉर्म है ग्लूकोज है यह, तो इसका कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर होता है, कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर, कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लूकोज, कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर ऑफ ग्लूकोज। अब एक कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर आया कहाँ से, तो बेसिकली ये कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर शुरू हुआ था ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए। हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसके लिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, ग्लिसरीन का फॉर्मूला CH2OH, CHOH, CH2OH, यह होता है ग्लिसरीन, यह हमारा ग्लिसरीन है, इसी को ग्लिसरॉल भी कहा जाता है, ग्लिसरॉल। इसी ग्लिसरीन से ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया, यह पार्ट जो है ये CHO हो गया तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाता है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा यह हुआ CH2OH, CHOH एंड CHO, यह हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड हुआ। ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास एक एसिमेट्रिक कार्बन है और कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिस कार्बन का ऑल 4 जो बॉन्ड है ग्रुप्स है वो डिफरेंट हो। कार्बन 4 फॉर्म करता है, ऑल चारों बॉन्ड अगर डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है तो उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन को देख लो, इस कार्बन पे लगा हुआ है CH2OH, एक लगा हुआ है H, एक लगा है OH और एक ग्रुप है CHO, चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए यह कार्बन हमारा हुआ कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन दोनों हुआ एसिमेट्रिक। तो हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास एक एसिमेट्रिक कार्बन है, जिसके पास और एसिमेट्रिक कार्बन 1 है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है 2 to the power n, तो 2 का पावर n क्या हो जाएगा 2, मीन्स इस कंपाउंड का 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा और उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यह है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, एक यह है राइट, और एक दूसरा इसका मिरर इमेज होगा, मिरर यहाँ पे रख दिए, एक दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड यह होगा। मिरर इमेज जो हम लोग बनाते हैं तो मिरर के सामने जो रहता है स्ट्रक्चर वो सेम रह जाता है, लेकिन ये जो हमारा जो दाएं है वो बाएं हो जाता है, बाएं दाएं हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी होता है।
यहाँ पे OH करीब है तो इमेज में भी OH करीब होना चाहिए, यहाँ पे H दूर है तो इमेज में भी H दूर होना चाहिए। इसलिए हमारा जो राइट में रहता है वो लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट में रहता है वो राइट में हो जाता है मिरर इमेज में। यह दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड ग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑप्टिकल आइसोमर्स हुआ। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, आइसोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। अब यहाँ पे क्या है, और एक जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं इनको हम लोग इनांसिवर बोलते हैं। इन दोनों का फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं है। इसको उठा के अगर इसके ऊपर हम लोग रखेंगे तो इसको कवर अप नहीं करेगा, मीन्स दोनों एक दूसरे का इनांसिवर है। अगर ये हमारे पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो ये राइट की तरफ करेगा। जितने भी हमारे ऑप्टिकली, जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करता है। अगर कोई पीपीएल के प्लेन को राइट की तरफ रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसके लिए यूज करते हैं स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और प्लस साइन भी यूज करते हैं। अगर कोई कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो, क्या बोलते हैं जी, लीवो बोलते हैं, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और उसके लिए यूज करते हैं स्मॉल एल, और माइनस साइन भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, दुनिया में जितने भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है वो या तो डी होगा वरना एल होगा, या तो स्मॉल डी होगा वरना स्मॉल एल होगा। अगर पीपीएल के प्लेन को राइट की तरफ रोटेट करेगा तो स्मॉल डी, लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा तो स्मॉल एल। ये याद रखना भी आसान है, एल से लेफ्ट, एल से लीवो। तो ये डी और एल जो होता है वो ऑप्टिकल रोटेशन के बेसिस पे होता है। जो कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को राइट रोटेट करेगा डी, जो कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट रोटेट करेगा वो एल। ये हुआ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। लेकिन एक कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर है, कैपिटल डी कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं है। कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर है जो मैं बताने जा रहा हूँ क्या है, बट स्मॉल डी स्मॉल एल जो होता है वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के ऑप्टिकल रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर क्या होता है, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए डिफाइन किया गया। बोला गया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड देख रहे हैं CH2OH वाला है, नीचे नीचे से पहला OH, मीन्स ये जो OH है यहाँ पे तो एक ही OH ही है। OH अगर राइट साइड में है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का OH राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर OH लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। OH जब राइट साइड में होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड का तो बोलेंगे जो एसिमेट्रिक कार्बन पे जो OH है, OH तो ये भी है बट इसका वैल्यू नहीं है, एसिमेट्रिक कार्बन पे जो OH है अगर राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर OH लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलेंगे कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। तो यह हुआ कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये होता है कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब अगर और ये तो हुआ ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए, लेकिन इसको जनरलाइज भी कर दिया गया। बोला गया कि अगर किसी कंपाउंड में यह पार्ट है, अगर किसी कंपाउंड में यह लिंकेज है, अगर ये लिंकेज है नीचे से, अगर किसी कंपाउंड में यह लिंकेज है तो सबको क्या बोला जाएगा, कैपिटल डी। अगर किसी कंपाउंड में यह लिंकेज है, ये लिंकेज, तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल एल, राइट। मीन्स CH2OH से जस्ट पहले वाला जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो अगर OH उसका OH राइट साइड में है तो उसको कैपिटल डी बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड में है तो बोलेंगे कैपिटल एल बोलेंगे। यहाँ पे इत्तफाकन ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है, इसलिए ऐसे प्लस साइन लिखा रहता है ब्रैकेट में, ये लिखा रहता है इस तरह से कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस साइन भी होता है, मीन्स ये ग्लिसरॉल्डिहाइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है और यह ग्लिसरॉल्डिहाइड लीवो रोटेटरी होता है। ये इत्तेफाक की बात है
कि जो कैपिटल डी है ग्लिसरॉल्डिहाइड वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, और जो कैपिटल एल है वो लीवर रोटेटरी भी है। ये कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा कैपिटल डी कैपिटल एल एक नोमेनक्लेचर है, और स्मॉल डी स्मॉल एल एक्चुअल ऑप्टिकल रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो कैपिटल डी कैपिटल एल स्मॉल डी स्मॉल एल में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब ये नहीं हुआ कि जो कैपिटल डी होगा वो हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और जो कैपिटल एल होगा हमेशा लीवर रोटेटरी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ग्लिसरॉल्डिहाइड केस में ऐसा होता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा डाइसेचराइड्स में जो पहला है वो है सुक्रोज, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं। सुक्रोज फॉर्म होता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रूक्टोज के मिलने से। अल्फा ग्लूकोज और बीटा, जिसमें आपको बताया हूँ कि जिस तरह से हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, तो आगे मैं बताऊंगा कि सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज फ्रूक्टोज दोनों प्रोड्यूस होता है। तो ग्लूकोज और फ्रूक्टोज के मिलने से क्या फॉर्म होता है सुक्रोज। कैसे फॉर्म होता है गौर से देखो, ये अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज को कैसे लिखते हैं मैं सिखाया था। ये हमारा बीटा फ्रूक्टोज है। अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रूक्टोज आपस में कनेक्ट होता है। अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फंक्शनल कार्बन याद होगा, क्योंकि यही हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 कीटोनिक ग्रुप होता है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि 2 कीटोनिक ग्रुप था। तो हमारे जो रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट है, मैं बताया हूं कि जो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो जितने भी मोनोसेचराइड्स होते हैं उन सबका फंक्शनल ग्रुप फ्री रहता है, तो सब लोग हमारे टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है और सब के सब रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जो डाइसेचराइड्स में हमारा सुक्रोज है, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। मीन्स यह टॉलरेंस एजेंट को और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है। इसका मीनिंग यह हुआ कि सुक्रोज का जो फंक्शनल कार्बन है वो फ्री नहीं रहता होगा। यहाँ भी फंक्शनल कार्बन और ये फंक्शनल कार्बन दोनों इंगेज रहता होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर दोनों में से किसी एक का भी फंक्शनल कार्बन फ्री रहेगा तो पक्का रिड्यूस कर देगा। हाँ, एक और बात बता दूं, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि टॉलरेंस एजेंट को एल्डिहाइड ही रिड्यूस कर पाता है, कीटोन नहीं कर पाता है। लेकिन फ्रुक्टोज फिर कैसे करता है? तो फ्रुक्टोज कीटोन नहीं है, फ्रुक्टोज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। एक ऐसा कीटोन है जिसकी अल्फा कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टेस्ट देता है, ओनली कीटोन नहीं देता है। तो हमारा फ्रुक्टोज भी टॉलरेंस एजेंट को फिलिंग सोल्यूशन रिड्यूस करता है। अब यहाँ पे हमारा सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। इसका मीनिंग हुआ कि दोनों का फंक्शनल कार्बन इंगेज रहता है। मीन्स कार्बन नंबर 1 इसका कार्बन 2 में कनेक्शन होता होगा। तो इसमें होता क्या है, अब इसमें क्या है कि इसका OH राइट में है, इसका OH लेफ्ट में है। तो जो बीटा फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर गौर से देख लो। बीटा फ्रुक्टोज में आपको बताया कि बीटा में OH जो रहता है राइट में रहता है, OH लेफ्ट में रहता है। OH में लेफ्ट में रहता है तो ऊपर होगा, CH2H नीचे होगा। फिर मैं बताया कि कार्बन नंबर 3 पे OH हमेशा लेफ्ट में रहता है तो अप हो गया, फिर 4 में राइट में तो नीचे हो गया। ये हमारा बीटा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है, पहले मैं बताया हूँ। अब होता करना क्या है कि इस OH को नीचे लाना है, तो इस मोलेकुल को 180 डिग्री से घुमा देते हैं। जब मोलेकुल को 180 से रोटेट किया जाता है तो वो उसका ऑप्टिकल नेचर अपोजिट नहीं होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रह जाता है। इसलिए 180 से घुमा के मोलेकुल को यहाँ पे लाएंगे। 180 से घुमा कर जब लाएंगे हम लोग तो क्या होगा, सब जितना बॉन्ड है अपोजिट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे OH नीचे आ जाएगा, CH2H ऊपर चला जाएगा, इसका OH नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, इसका OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। मीन्स इसका CH2H नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा। मीन्स इसको रोटेट करके हम लोग 180 से रोटेट करके यहाँ पे ला रहे हैं। गौर से देखना, 180 से रोटेट करके यहाँ पे मैं ला के लिखूंगा। तो अब क्या होगा इसमें, अब ये कार्बन नंबर 2 हो गया तो इसका OH नीचे आ गया, CH2H ऊपर चला गया, 1 2। अब यहाँ पे 3 कार्बन पे जो OH हमारा था लेफ्ट में रहता था तो अप रहता था, इस बार क्या डाउन हो जाएगा। 4 वाला हमारा राइट में रहता था, डाउन रहता था, अप हो जाएगा। यहाँ पे CH2H नीचे था तो क्या ऊपर हो जाएगा।
CH2 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यह हो गया। अब इसको उलट के ला दिया मैं बीटा फ्रुक्टोज को, बीटा फ्रुक्टोज 180 से रोटेट किया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इन दो मोनोसेचराइड से डिहाइड्रेशन हम लोग करते हैं, मीन्स इसका H और इसका OH बाहर निकाल देते हैं, डिहाइड्रेशन होता है। H2 यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन के बाद ये जो बॉन्ड ब्रेक हो गया, बाहर वाटर निकल गया, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। मैं यहीं पे स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल गया, मीन्स इसका वाटर जब बाहर निकल जाएगा तो बॉन्ड खाली हो गया, तो बॉन्ड खाली हो गया, तो ये ऑक्सीजन जो हमारा है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन में कनेक्ट हो जाता है इस तरीक़ा से। मीन्स ये ऑक्सीजन एक्चुअल में तो ऐसे दिखाना चाहिए यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि यह कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में, एक कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कनेक्ट हो गया। लेकिन इसको बुक में इस तरह से डिजाइन बना के भी दिखाया जाता है, इससे टेंशन में आप सब नहीं आना, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये कार्बन हो गया। नॉर्मली हम लोग लाइन स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि जहाँ जहाँ बेंडिंग है वहाँ कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन नहीं है। एक्चुअल में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन है, यहाँ पे कार्बन नहीं है। इसको इस तरह से शो किया जाता है डिजाइन अच्छा लगने के लिए, कोई दूसरा रीजन नहीं, आप डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो। ओके, ये जो हुआ, जिससे ये जो लिंकेज डेवलप हुआ, जिससे दो मोनोसेचराइड्स आपस में कनेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे। और ये बन गया हमारा, यही हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। सुक्रोज यह हुआ। सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो C1C2 होता है, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मीन्स C1 हुआ कार्बन नंबर, इसका हुआ अल्फा का C1 हुआ, और सॉरी ग्लूकोज का C1 हुआ, और फ्रुक्टोज का C2 हुआ। यहाँ पे C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप देख रहे हो कि दोनों ही मोनोसेचराइड्स का जो फंक्शनल कार्बन है वो इंगेज हो गया, फ्री नहीं है। जब फंक्शनल कार्बन फ्री नहीं है तो ये टॉलेंस रेंज को रिड्यूस नहीं करेगा, और इस तरीका से हमारा सुक्रोज बन जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो यह हमारा सुक्रोज का हुआ स्ट्रक्चर। अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइसेचराइड्स। लेकिन उससे पहले सुक्रोज के बारे में एक और बात बता दूं। सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं, सुक्रोज को बोला जाता है आपका इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? तो सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर बोलने के पीछे रीजन यह है, सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुक्रोज के जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस तो ये ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में प्लस फ्रुक्टोज में। हमारा सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डी होता है। इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है, ऑप्टिकल रोटेशन होता है 66.6 डिग्री प्लस में। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लूकोज हमारा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसका होता है 52.5 डिग्री प्लस। ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसका होता है 52.5 डिग्री ऑप्टिकल रोटेशन। और फ्रुक्टोज होता है लीवर रोटेटरी और इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है -92.4 डिग्री। तो होता यह है कि इनिशियली जब ग्लूकोज लेते हो तो ये रहता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन जैसे जैसे आप हाइड्रोलाइसिस करते हो वैसे वैसे 1 मोल ग्लूकोज सुक्रोज का ब्रेक होता है तो 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल फ्रुक्टोज प्रोड्यूस होता है। और ये डेक्स्ट्रो लीव हो और उसका फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन ज़्यादा है। जब जिस समय सुक्रोज लोगे उस समय रहेगा सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जिस समय आपका सुक्रोज मीन्स शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, पूरी तरह से जब डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरह से जब हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सॉल्यूशन में रहेगा, वो भी इक्वल अमाउंट में, दोनों का मोल इक्वल रहेगा। लेकिन फ्रुक्टोज का आप देख रहे हो कि ऑप्टिकल रोटेशन ज़्यादा है, -92 है, तो नेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? आफ्टर हाइड्रोलाइसिस सॉल्यूशन नेचर कैसा हो जाएगा? लीवो हो जाएगा। हमारा लीवो हो जाएगा सॉल्यूशन का नेचर। पहले क्या था? डेक्स्ट्रो,
मीन्स हाइड्रोलाइसिस से पहले सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो, ऑन हाइड्रोलाइसिस इसका नेचर हो गया लिवो, मीन्स इसका ऑप्टिकल नेचर क्या हो गया, इन्वर्ट कर गया। इसी वजह से हम लोग उसी वजह से हम लोग सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्ट शुगर बिकॉज ऑन हाइड्रोलाइसिस इट्स ऑप्टिकल नेचर इज इन्वर्टेड फ्रॉम डेक्स्ट्रो रोटेटरी टू लिवो रोटेटरी। ये सुक्रोज के अलावा दूसरा कोई डाइसेचाइड ऐसा नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, राइट। तो यह था सुक्रोज का इन्वर्ट शुगर का नेचर। अब हम लोग जो डाइसेचाइड्स है, डाइसेचाइड्स में दो और है, एक होता है लैक्टोज, दूसरा होता है माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज। लैक्टोज ये हमारा माल्टोज है। माल्टोज दूसरा डाइसेचाइड्स है। माल्टोज हमें मिलता है फ्रूट जूस में मिलता है और फूड ग्रेन्स के अंदर भी रहता है माल्टोज। माल्टोज अल्फा ग्लूकोज से बनता है, 2 अल्फा ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है। ये एक अल्फा ग्लूकोज है, दूसरा भी अल्फा ग्लूकोज है। इसमें क्या होता है माल्टोज में कि इस अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इसका 4 दोनों को एक सेम साइड नीचे है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर बाहर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन में कनेक्ट हो जाता है। अब इस वाटर को हटा के मैं कनेक्ट कर दिया, जैसे इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा माल्टोज। इस तरह से दिखाया जाता है डिजाइन बनाकर। सबको पता है कि इस कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन है। इस लिंकेज को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी मैं बताया हूँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 है, C1 और C4 है। मीन्स 1 कार्बन का इसका, मीन्स 1 ग्लूकोज का C1, दूसरे ग्लूकोज का 4। तो देख लो जी, ये जो मोल हमारा माल्टोज का ये जो मोनोसेचराइड्स है, इसका फंक्शनल कार्बन यह है, इसका फंक्शनल कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, बट इसका फंक्शनल कार्बन फ्री है। इसके फंक्शनल कार्बन फ्री होने की वजह से ये टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस करेगा। यही वजह है कि माल्टोज हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, रिड्यूसिंग शुगर होता है, जबकि हमारा सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब इस माल्टोज के बाद तीसरा है हमारा जो डाइसेचाइड्स जो पढ़ना है हमें एनसीईआरटी में, वो है लैक्टोज। इसको हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क में रहता है लैक्टोज। लैक्टोज बनता है बीटा, एनसीईआरटी में बना हुआ भी स्ट्रक्चर देख लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। इसके अंदर भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होता है। यह बीटा ग्लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज से बनता है, बीटा टोज एंड बीटा ग्लूकोज से बनता है। इसके अंदर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जरूरत है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो C1C4 होता है, C1C4। इसमें भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, राइट। मीन्स हमारा लैक्टोज भी क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसके भी एक मोनोसेचराइड्स का फंक्शनल कार्बन फ्री होगा और ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा। हमारे पॉलीसेचराइड्स से अगला टॉपिक था पॉलीसेचराइड्स। पॉलीसेचराइड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, तीसरा ग्लाइकोजन। अब समझ लो, स्टार्च फूड ग्रेन्स को बोलते हैं। कोई फूड जो खाते हो, जो क्रॉप से डेवलप होता है, सब के सब हमारा और सभी फूड ग्रेन्स स्टार्च है। ये बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और एनर्जी का। सेलुलोज किसी भी प्लांट का जो तना होता है वो सेलुलोज है, राइट। और ग्लाइकोजेंस एनिमल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेंस बोलते हैं। अब स्टार्च को समझते हैं। स्टार्च हमारा एक्चुअल में अल्फा एमिनो एसिड का, मीन्स हमारा अल्फा ग्लूकोज जो है, अल्फा ग्लूकोज, स्टार्च हमारे अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमेरिक फॉर्म है। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमेरिक फॉर्म है। मीन्स इसमें 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्टेड रहता है। ठीक वैसे ही जैसे माल्टोज में होता है, माल्टोज में बताया था,
माल्टोज कैसे बनता है? 2 अल्फा ग्लूकोज के कनेक्ट होने से, दोनों अल्फा ग्लूकोज कनेक्ट होता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। माल्टोज में 2 ही रहता है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2 अल्फा ग्लूकोज आपस में कनेक्ट होकर के माल्टोज बना देता है। इसलिए माल्टोज के एक अल्फा ग्लूकोज का फंक्शनल कार्बन फ्री रहता है और वो बन जाता है रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन हमारा जो स्टार्च है यह पॉलीमरिक फॉर्म है अल्फा ग्लूकोज का, देख लो। मीन्स बहुत सारा मीन्स इसका ए मोलेकुल ए का मोनोसेचुरेट इससे कनेक्टेड है, इसका जो फंक्शनल कार्बन आगे वाले से कनेक्ट हो गया, इसका आगे वाले से कनेक्ट हो जाएगा, इसका पीछे वाले से कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स पॉलीमरिक फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे किसी भी मोनोसेचुराइड्स का फंक्शनल कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए हमारा स्टार्च जो होगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। पहली बात, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का ही लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म है, अल्फा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म है जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक वैसे ही जैसे माल्टोज का मैं बताया था, देख लो अल्फा ग्लूकोज है, इसका C1, इसका C4, इसका C1 फिर इसका C4, इसका C1 फिर आगे वाले का C4, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। अब अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम लोग इसको स्टार्च के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में ब्रेक करके स्टडी करते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं एमाइलोज और दूसरे पार्ट को बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। हमारे स्टार्च में एमाइलोज रहता है 15 to 20% और जो बचा हमारे 85% लगभग कौन रहता है? एमाइलोपेक्टिन रहता है। एमाइलोज लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म है अल्फा ग्लूकोज का, माइंड इट, याद रखना। एमाइलोज लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म होता है अल्फा ग्लूकोज का, जिसके अंदर 200 से लेकर के 1000 तक इस तरह का चेन प्रेजेंट रहता है एमाइलोज के अंदर। अब ये जो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसको हम लोग यहाँ पे अल्फा लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अल्फा लिंक। चूंकि अल्फा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म है इसलिए इसको हम लोग अल्फा लिंक बोलते हैं। मीन्स स्टार्च के अंदर जो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है उसको अल्फा लिंक भी कहा जाता है, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमरिक फॉर्म में रहता है, अल्फा ग्लूकोज से ही पूरा बना रहता है, इसलिए अल्फा लिंक बोलते हैं। एमाइलोज हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। एमाइलोपेक्टिन जो है ये वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट होता है स्टार्च का, और ये हमारा एमाइलोपेक्टिन एक्चुअल में ब्रांच्ड पॉलीमरिक फॉर्म होता है अल्फा ग्लूकोज का। मीन्स अल्फा ग्लूकोज का ये लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म हो गया, एक और दूसरा लाइन लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म और एक मतलब लाइन का, मीन्स इसका ये होता क्या कि हमारा हो गया एमाइलोज, मीन्स लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म। एमाइलोपेक्टिन में होता क्या है, इसमें ये एमाइलोज आप समझ गए हो। अब एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि ये जो 6 वाला कार्बन है इसका 6 वाला कार्बन दूसरे मोलेकुल के कार्बन नंबर 1 से कनेक्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जो दूसरा रहता है हमारा दूसरे चेन का जो अल्फा ग्लूकोज है, यह जो अल्फा ग्लूकोज यह 1, तो इससे कनेक्ट हो जाता है, यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, यहां से वाटर बाहर निकल जाता है। इसका निकल गया यहां से वाटर बाहर निकल जाता है और ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट हो जाता है। मीन्स एमाइलोपेक्टिन में लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म के साथ साथ मीन्स ब्रांच आ जाता है, तो ब्रांच्ड हो जाता है। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमरिक फॉर्म है अल्फा ग्लूकोज का। तो एमाइलोपेक्टिन में 2 लिंकेज होता है, एक हमारा हुआ C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा होता है हमारा C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मीन्स जो ब्रांच होता है, ब्रांच में रहता है C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और लीनियर जो पॉली चेन रहता है इसमें रहता है C1C4। तो क्लियर, एमाइलोज लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमेरिक फॉर्म है अल्फा ग्लूकोज का। जो एमाइलोज होता है उसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है वो हमारा C1C4 रहता है और एमाइलोपेक्टिन में दोनों रहता है, C1C4 भी रहता है और C1C6 भी रहता है, दोनों ही रहता है, राइट। यह हुआ हमारा एमाइलोपेक्टिन। अब सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज यह हमारा बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमरिक फॉर्म है, ये है
बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म है हमारा सेलुलोज। लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। और सेलुलोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहता है वो भी यहाँ पे C1C4 ही रहता है। इसका मीनिंग हुआ कि सेलुलोज भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। सेलुलोज का जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ये हमारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो C1C4 होता है। और चूंकि ये बीटा ग्लूकोज से बनता है इसलिए इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा लिंक बोलते हैं, बीटा लिंक। ओके, मीन्स जितना भी प्लांट है, प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मीन्स प्लांट का जितना भी स्टेम है सब सेलुलोज से ही बना रहता है। मीन्स जो लकड़ी हमारा वुड है वो क्या है, सेलुलोज है। अब ग्लाइकोजिन या एनिमल स्टार्च कहा जाता है इसको। मीन्स एनिमल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में रहता है, ब्रेन में रहता है, लिवर में रहता है, मसल के अंदर रहता है। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल के अंदर रहता है। ये स्टार्च और हमारा सेलुलोज दोनों प्लांट का पार्ट है और ये हमारा एनिमल के अंदर रहता है। ये भी एक तरह से ये भी अल्फा ग्लूकोज का ही पॉलीमेरिक फॉर्म है, लेकिन ये ब्रांच्ड पॉलीमेरिक फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। मीन्स हमारा ग्लाइकोजिन जो होता है अल्फा ग्लूकोज का ब्रांच्ड पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। इसके अंदर बहुत सारा ब्रांच रहता है और इसके अंदर ये भी हमारा जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है C1C4 रहता है, लेकिन चूंकि पॉलीमेरिक फॉर्म रहता है इसलिए ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस तरीक़ा से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे हम लोग कैपिटल डी नोमेनक्लेचर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये देखो, ये हमारा जो ग्लूकोज है इसमें CH2OH से जस्ट ऊपर वाला जो OH है वो राइट साइड में है। मीन्स यह लिंकेज प्रेजेंट मैं बताया हूँ कि अगर किसी ऑप्टिकल आइसोमर में यह लिंकेज प्रेजेंट हो नीचे से तो वह कैपिटल D होगा। अगर ये OH लेफ्ट साइड में रहता तो कैपिटल L होता। तो हमारे ग्लूकोज में देखो यह पार्ट प्रेजेंट है, इसलिए इस ग्लूकोज को भी हम लोग बोलते हैं कैपिटल D ग्लूकोज। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस में कैपिटल D कैपिटल नोमेनक्लेचर होता है। यह हमारा हुआ कैपिटल D ग्लूकोज। हालांकि फॉर्चुनेटली ये जो हमारा ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होता है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कैपिटल D डैश प्लस साइन ग्लूकोज, राइट। तो ये डैश है और ये ब्रैकेट के अंदर जो प्लस साइन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो ये हमारा है कैपिटल D ग्लूकोज। तो ऑल कंपाउंड जहाँ पे ये लिंकेज होगा CH2OH वाला CH2OH एंड इसके जस्ट ऊपर वाला कार्बोनेट सिमेट्रिक हो, अगर यह लिंकेज प्रेजेंट है तो वहाँ कैपिटल D कैपिटल नोमेनक्लेचर हो सकता है। ये प्रेजेंट होगा तो कैपिटल D और यही OH अगर लेफ्ट साइड में होगा तो कैपिटल L। तो हमारे ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का कैपिटल D कैपिटल नोमेनक्लेचर होता है। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक वो है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो उनके ओपन चेन स्ट्रक्चर से सेटिस्फाई नहीं होता है। इसमें पहला यह है कि हमारा ग्लूकोज DNP टेस्ट नहीं देता है। DNP जो टेस्ट है यह टेस्ट नहीं देता है। DNP टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, लेकिन ये नहीं देता है। दूसरा, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है जबकि एल्डिहाइड करता है। तीसरा, एस्किप्स रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता है, ये भी नहीं देता है। ये तीनों ही टेस्ट में, तीनों ही रिएक्शन में कॉमन चीज ये है कि तीनों ये बल्की ग्रुप है। मीन्स ये ग्रुप बहुत बड़ा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है और यही कॉमन है इनमें। तो साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि जो बड़े बड़े ग्रुप है, बड़े बड़े जो न्यूक्लियोफाइल है, उनके साथ ये ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब यही हो सकता है कि ग्लूकोज के पास OH भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, आपस में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके या एसीटल फॉर्म कर लेता होगा। जो हमारा एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एसीटल फॉर्म करता है वो कर लेता होगा,
तो ये साइंटिस्टों का सोच था कि ऐसा होता होगा, तभी ये सब रिएक्शन शो नहीं करता है। तो चलो देखते हैं कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हमारा ग्लूकोज एसिटल फॉर्म करता है और साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। साथ साथ एक और फैक्ट पता चला हमें, सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में ग्लूकोज का 2 फॉर्म आइडेंटिफाई किया गया, एक को अल्फा ग्लूकोज बोला गया, एक को बीटा ग्लूकोज बोला गया। तो इससे भी सपोर्ट में ये भी सपोर्ट एक हो गया कि हमारा ग्लूकोज ओपन चेन में 2 फॉर्म में रह नहीं सकता, ओपन चेन में तो एक ही फॉर्म में रहता है, तो पक्का साइक्लिक फॉर्म में ही 2 फॉर्म होता होगा। तो साइक्लिक फॉर्म देखते हैं। अब ये कैसे साइकिल फॉर्म होता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, यही मेन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करता है इस कार्बन पे, अटैक कर सकता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल हमारे एल्डिहाइड के कार्बोनिलिक कार्बन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बोनिलिक कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्टेड करके रखता है, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहता है। अब ये OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया, जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन कंप्लीटली पाई बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, और अगला स्ट्रक्चर यह होता है CH2H H OH OH H H OH। देखो जी, अब ये जो कार्बन है, गौर से देखना है, यहाँ पे यह कार्बन पे एक H लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन माइनस हो गया है, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट हो गया है, और इस ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करके जब कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस, ये तो पता है आपको। और ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा नहीं, अपने पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए कोई बॉन्ड ब्रेक कर सकता है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो कमजोर है बेचारा हाइड्रोजन, इसी को बाहर करेगा, हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और हाइड्रोजन को H+ बना के बाहर निकाल देगा। H+ भी बहुत दूर नहीं जाएगा, इस O- में जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, गौर से, H+ यहाँ से निकला, पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, और H+ जाकर O- में लग गया तो OH बन गया। अब जैसे ही ये OH बना, अब हमारा एक कार्बन जो है सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि इसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट हो गया। देख लो, इस कार्बन के पास H OH, एक यह बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, ऑल 4 bonds आर डिफरेंट। नाउ दिस कार्बन also becomes asymmetric और कायरल। ये एल्डिहाइडिक कार्बन भी अब एक साइक्लिक फॉर्म में क्या हो गया, कायरल हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। तो जैसे ही कायरल और एसिमेट्रिक होगा, इसके OH के पोजीशन का वैल्यू होगा। OH अगर राइट में होगा तो कोई दूसरा आइसोमर होगा, OH अगर लेफ्ट में होगा दूसरा आइसोमर होगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, इसको थोड़ा सा फिर से ठीक से लिख दो। अब एक बार में मैं OH को राइट में रखूंगा, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ इसको ऐसे दिखाऊंगा, राइट। और ये OH एक बार राइट में रहेगा क्योंकि ये कार्बन सिमेट्रिक हो गया, और ये OH एक बार लेफ्ट में रहेगा, और दोनों अलग अलग आइसोमर होगा, दोनों अलग अलग कंपाउंड होगा, दोनों आपस में एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर भी होगा। अभी कार्बन के देखो, इस बार OH इसका लेफ्ट में कर दिया, H राइट, और ये तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, H OH H OH OH H। थर्ड कार्बन पे का OH लेफ्ट में रहता है ग्लूकोज का, याद रखना ऑलवेज। अब ये हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। अब ये दोनों ही कंपाउंड अलग अलग है, सेम नहीं है, इसमें OH राइट में, इसमें OH लेफ्ट में है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है। इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, इसको अल्फा ग्लूकोज, इसको बीटा ग्लूकोज सिंपली बोलते हैं। अब यहाँ पे OH एक राइट में एक लेफ्ट में, इससे क्या होगा, ये दोनों हमारा अल्फा और बीटा जो हुआ, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर, अल्फा एंड बीटा आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है एक दूसरे का। अब इस ऑप्टिकल आइसोमर्स का आपस में नेम क्या होता है, ये दोनों आपस में एनोमर्स है। फर्स्ट एंड सेकेंड आर मीन्स अल्फा एंड बीटा आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एनोमर क्या होता है, तो एनोमर्स आर दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स
which have only opposite configuration at first asymmetric carbon। इनोमर्स वह ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है जिसके ओनली फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रहता है, बाद बाकी हर जगह सेम रहता है। मीन्स फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे अपोजिट है, बाद बाकी सेम है। देख लो यहाँ पे केवल इस पे अपोजिट है, बाद बाकी सब में सेम है। इसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं, राइट। तो ये हमारे ग्लूकोज का 2 साइक्लिक फॉर्म हुआ। अब ये जो साइक्लिक फॉर्म है इसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अब देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एटम है साइकिल के अंदर। ये तो कार्बन बाहर है साइकिल से। इस 6 में से हमारा 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो हम लोग इस ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसके जैसा साइकिल देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कौन है। तो इसके जैसा साइकिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जो रहता है वो पायरान होता है। पायरान का जो स्ट्रक्चर है, पायरान साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें 5 कार्बन रहता है और 1 ऑक्सीजन रहता है। तो पायरान का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर हमारा साइकिल के फॉर्म में ग्लूकोज का भी होगा। ये देखो जी, ये हमारा पायरान है, इसमें 1 ऑक्सीजन 5 कार्बन और ये होता है पायरान। तो पायरान जैसा ही स्ट्रक्चर हमारे ग्लूकोज का होगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। पायरानोज स्ट्रक्चर, ओज लगा देते हैं ग्लूकोज की वजह से। पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सब देखना, ये सीखना है कैसे राइट करते हैं। पायरानोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का राइट करने के लिए हम लोग करते क्या है, ये यहाँ पे देख लो, ये अल्फा ग्लूकोज OH राइट में, ये ऑक्सीजन हमारा लग गया यहाँ पे, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है। इसका OH पहला एसिमेट्रिक कार्बन जो है ये OH राइट में है, बीटा वाले का लेफ्ट में होगा। तो कैसे राइट करेंगे, तो पहले हम लोग इस तरीका से 5 कार्बन का एक 6 एटम का साइकिल बना देंगे जिसमें 1 हमारा कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा और 5 कार्बन होगा। ये हो गया 6 कार्बन का साइकिल, 6 एटम का साइकिल जिसमें 1 ऑक्सीजन है। अब नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6, राइट, क्योंकि एल्डिहाइड कार्बन है। तो हमारा गौर से देखो, जहां पे फंक्शनल कार्बन है उसके जस्ट बगल में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन साइकिल में है। तो ये ऑक्सीजन साइकिल में यहाँ पे है, तो इसके जस्ट बगल में कौन कार्बन होगा, कार्बन नंबर 1 होगा। तो ये हमारा है कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 1 पे OH राइट में, एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं एक तरह से फॉर्मूला है या इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, मैं बोलता हूं राइट डाउन, जो राइट में है उसको डाउन में कर दो, राइट, काम खत्म हो गया। राइट डाउन याद रखना, जो ग्रुप राइट में है उसको डाउन में रखना है, तो जो लेफ्ट में है उसको अप में रखना है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट कार्बन पे OH राइट में है तो डाउन कर देंगे, नीचे कर दिया OH, ऊपर कर दिया H, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अब 2 पे देखते हैं, 2 पे OH राइट में है तो डाउन कर देंगे, फिर H अप। 3 में लेफ्ट, मतलब OH लेफ्ट में है तो राइट अगर डाउन है तो लेफ्ट अप है, राइट। 4 में OH राइट में है तो डाउन कर देंगे, H अप। 5 में, 5 हमारा यह है, 5 में तो 5 ये कार्बन है, 5 में क्या लगा हुआ है CH2H, तो CH2H तो एक बड़ा ग्रुप है, ऊपर रहेगा, राइट। ये CH2 हो गया और इस कार्बन में H भी लगा है तो H नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चर है पायरानोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज।
अब बीटा ग्लूकोज कैसे होता है, बीटा अल्फा में फर्क क्या होता है, केवल फर्स्ट सिमेट्री कार्बन का, पहला पे इसमें OH राइट में है, बीटा में पहला पे OH लेफ्ट में होगा, बाद में सब कुछ सेम रहेगा। देख लो यहाँ पे, एवरीथिंग विल बी सेम, ओनली डिफरेंस एट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कार्बन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH हमारा बीटा में OH, पहला OH जो रहता है लेफ्ट में रहता है, तो लेफ्ट होगा तो अप हो जाएगा, ये राइट डाउन होता है, 1 2 3 4 5, फिर वही कहानी। हमारा 2 पे क्या है, राइट में है तो डाउन हो गया, 3 में लेफ्ट में है तो अप हो गया, 4 में राइट में है तो डाउन हो गया, 5 में CH2OH तो अप रहेगा या बाहर ही रहेगा H। तो यह हमारा हुआ बीटा ग्लूकोज। कैसे राइट करते हैं स्ट्रक्चर, यही मैंने सीखना है। राइट, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, राइट डाउन, जो राइट में है उसको डाउन में रखेंगे, हो गया स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर हैवर्थ नाम के साइंटिस्ट दिए थे, इसलिए इसको हम लोग हैवर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। राइट, दिया हुआ है हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर है हमारा, हो गया। हैवर्थ स्ट्रक्चर। अब जिस तरीका से हमारा ग्लूकोज का होता है, इसी तरीका से हमारे फ्रुक्टोज का भी होगा सेम। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज देखते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज में यही कहानी, C+O CH2OH। फ्रुक्टोज भी वही प्रॉपर्टी शो करता है जो हमारा ग्लूकोज, मीन्स ये भी हमारा उस तरीका से DNP टेस्ट नहीं देता है, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं करता है, ये सब प्रॉपर्टी ये भी शो करता है। साइंटिस्टों का उस सब प्रॉपर्टी के बेसिस पे कंक्लूजन हुआ कि ये भी साइक्लिक फॉर्म में रहता है। ये रह सकता है क्योंकि इसके पास भी कीटोनिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। यहाँ भी वही कहानी होता है, यहाँ पे अटैक कर देगा ये जैसे ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, O- हो गया। तो देखो जब O- हो जाएगा, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस। OH H, इस ऑक्सीजन पे आ गया माइनस, इस पे एक लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ CH2OH लगा हुआ है, और ये ऑक्सीजन जा करके इसको हम लोग ऐसे रख देने हैं, CH2OH। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट हो गया। अब ये ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन में पॉजिटिव आएगा। ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए H+ को बाहर करेगा, H+ बाहर जाकर बहुत दूर नहीं जाएगा, यहाँ से निकलेगा और जा करके इस ऑक्सीजन में कनेक्ट हो जाता है, ये OH बन जाता है। अब ऑक्सीजन का पॉजिटिव भी खत्म हो गया, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही ये हुआ, अब फिर एक कार्बन एसिमेट्रिक हो गया। देख लो यहाँ पे, देखो एसिमेट्रिक हो गया क्योंकि इस कार्बन पे एक लगा हुआ है OH ग्रुप, एक लगा है CH2OH, एक लगा हुआ है यह ग्रुप और एक लगा हुआ है यह, ऑल फोर आर डिफरेंट। अब ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया तो इसके भी OH के लेफ्ट और राइट का वैल्यू होगा। एक बार OH राइट में रहेगा, एक बार OH लेफ्ट में रहेगा। OH जब राइट में रहेगा तो बोलेंगे हम लोग ये हुआ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज हमारा फ्रुक्टोज हुआ। तो एक बार OH जब राइट में रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्फा, और एक बार लेफ्ट में रहेगा तो उसको बोलेंगे बीटा, जिस तरह से ग्लूकोज का था। इसको बोलेंगे अल्फा फ्रुक्टोज और इसको बोलेंगे हम लोग बीटा फ्रुक्टोज।
फ्रुक्टोज में ध्यान रखना, फ्रुक्टोज में भी तीसरा जो कार्बन होता है उसका OH लेफ्ट में रहता है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट में है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ध्यान रखना पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तीसरा कार्बन का OH लेफ्ट में रहता है, बाद बाकी सब राइट में रहता है, राइट। तो यह हमारा हुआ बीटा फ्रुक्टोज। तो जिस तरीका से अल्फा बीटा ग्लूकोज होता है उस तरह से अल्फा बीटा फ्रुक्टोज भी होता है। अब अल्फा बीटा जो हमारा फ्रुक्टोज है इसमें भी वही कहानी, ये भी आपस में एनोमर्स है, ये भी दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्योंकि इसका भी फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन है। जो ये कार्बन देख रहे हो नंबरिंग तो यहाँ शुरू होगा, क्योंकि नंबरिंग तो टर्मिनल शुरू होता है 1 2 3 4 5 6, बट ये जो कार्बन है वो फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन है। ये कार्बन 1 फर्स्ट एसिमेट्रिक नहीं है, ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, एसिमेट्रिक क्या है, तो फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हुआ। अगर फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे कॉन्फिगरेशन अपोजिट है, बाद बाकी सब जगह सेम है, तो आपस में एनोमर्स कहलाता है। तो यहाँ भी वही है, इसका OH राइट में है, इसका OH लेफ्ट में है, बाद बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या है, एनोमर्स है। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का एनोमर्स ये भी है। अब इनका भी हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में ड्रॉ करेंगे। हैवर्थ जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, हम लोग हैवर्थ ने यहाँ भी सजेस्ट किया था कि जिस तरीका से ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो पायरान के अकॉर्डिंग होता है तो पायरेनोज बोलते हैं, तो हैवर्थ के अकॉर्डिंग हमारा फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्यूरान जैसा होता है। देखो कैसे फ्यूरान जैसा होगा, क्योंकि इसके साइकिल में कितना आइटम आया, 1 2 3 4 5, 4 कार्बन एक ऑक्सीजन 5 आया। तो हैवर्थ के अकॉर्डिंग 5 एटम का जो साइकिल होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है फ्यूरान, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूरान। ये फ्यूरान होता है, राइट। तो फ्यूरान के स्ट्रक्चर का होगा, इसमें भी 1 2 3 4 5, तो हम लोग फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को बोलेंगे फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। ये स्ट्रक्चर भी हैवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, हैवर्थ, इसलिए हैवर्थ स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, हैवर्थ स्ट्रक्चर ही बोलते हैं इसको हम लोग, और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर ही बोलेंगे, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। चलिए देखिए बीट पहले अल्फा फ्रुक्टोज का ड्रॉ करते हैं। ये हमारा OH राइट में है, यह CH2H लेफ्ट में हो गया, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्टेड है, यह CH2H इसका है, OH OH याद रखना है, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में होगा। अब नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे है, ऑक्सीजन के बमी से एक कार्बन जो है फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो पक्का हमारा एक कार्बन इधर होगा, इस ऑक्सीजन की इधर होगा, ये इधर होगा, तो इधर मान रहा हूँ मैं, यहाँ पे है कार्बन नंबर 2 यहाँ पे है। अब यहाँ पे चूंकि ये बीटा, ये अल्फा है, अल्फा फ्रुक्टोज है, तो अल्फा का OH राइट में है, तो राइट डाउन, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, OH राइट में है तो डाउन कर दो, और फिर इधर CH2H लगा हुआ है तो लगा देंगे इस पे, ये 1 2 3 4 5 हो गया। अब 2 पे हमारा 3 पे कौन है, 3 पे OH लेफ्ट में है तो अप, 4 पे OH राइट में है तो डाउन, 5 में हमारा CH2H लगा है ऊपर ही रहेगा, H नीचे, राइट। तो यह हमारा हो गया अल्फा फ्रुक्टोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा अल्फा फ्रुक्टोज का, राइट। अब इस तरह से बीटा करना होगा तो बीटा में जस्ट यही, बीटा के लिए क्या करेंगे, बीटा का लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसी को उलट देंगे। बीटा में हमारा OH क्या होगा, लेफ्ट में हो जाएगा, ये अल्फा हुआ, बीटा लिखना होगा तो इसको OH को ऊपर कर देंगे,
और CH2H को नीचे कर देंगे। ये हमारा हो गया बीटा फ्रुक्टोज हो जाएगा। ओके, तो यह था अल्फा एंड बीटा फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। अब हम लोग यहां तक कर लिए। अब इसके बाद जो शुरू होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे मतलब डाइसेचराइड्स का स्ट्रक्चर। यहां तक था हमारा मोनोसेचराइड्स। अब डाइसेचराइड स्ट्रक्चर में